क्या सच में ब्लैक रॉक और रॉथस्चाइल्ड जैसे अरबपतियों के हाथों में पूरी दुनिया की डोरबंदी है? क्या एनएसए की जासूसी पर स्नोडेन का खुलासा ही असली एनिमी ऑफ द स्टेट्स था? क्या भारत में हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी किसी अदृश्य एजेंडा का हिस्सा थी? और अगर ये सब सच है तो क्या सच और झूठ की लकीर वाकई मिट चुकी है? डीप स्टेट की थ्योरी कहती है कि दुनिया के कई देशों में एक ऐसा गुप्त नेटवर्क मौजूद है जो असल में दुनिया के सभी फैसले लेता है। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार इसमें खुफिया एजेंसियां, सेना के अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन और सत्ता से जुड़े उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ये लोग डेमोक्रेसी के बाहर रहकर पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और जनता को इसका एहसास तक नहीं होता। माइकल जे ग्लेनन ने अपनी किताब नेशनल सिक्योरिटी एंड डबल गवर्नमेंट में इसे डबल गवर्नमेंट कहा है, एक ऐसी सरकार जो चुनावों से नहीं बल्कि सुपरविजन, मीडिया और पैसों की ताकत से चलती है। साल 2017 में मॉनमाउथ यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में 74% अमेरिकन ने माना कि असली पॉलिसीज चुनकर आए नेताओं से नहीं बल्कि गैर चुने हुए ताकतवर लोगों द्वारा तय की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स और कुछ थ्योरीज के मुताबिक जिन देशों में भ्रष्टाचार ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां बड़े फैसलों पर असरदार नेटवर्क और राजनीतिक दखल का गहरा असर रहता है। माना जाता है कि कई आर्थिक फैसले ऐसे नॉन ट्रांसपेरेंट ग्रुप से प्रभावित होते हैं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल परसेंटेज डेटा रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली काफी चीजें डीप स्टेट की तरफ इशारा करती है। ऐसे ही फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर तानाशाही देशों में मीडिया की खबरें छिपी ताकतों के इन्फ्लुएंस में होती है, जिस वजह से उन खबरों को या तो दबा दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन ये सब बातें किसी ठोस सबूत की तरह नहीं बल्कि मैसेजेस की तरह है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर नेटवर्क सच में है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इस थ्योरी का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। जैसे कहते हैं कि डीप स्टेट शब्द सबसे पहले 1990 के दशक में तुर्की में सामने आया था। 1996 में सुसुरलुक में एक कार दुर्घटना हुई जिसमें एक सांसद, एक पुलिस अधिकारी और एक अपराधी एक ही कार में मारे गए। जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग मिलकर कुर्दिश रिबल्स के खिलाफ गुप्त हत्याओं और ड्रग तस्करी में शामिल थे। इसके बाद यह भी सामने आया कि सरकारी संसाधनों का ज्यादातर हिस्सा इसी नेटवर्क के कंट्रोल में था, जिसके बाद साल 2008 में शुरू हुए एग्जेनिकल ट्रायल्स में 275 लोगों को आरोपी बताया गया, जिनमें से ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स थे और उन्हें गुप्त साजिश का हिस्सा माना गया। इस मामले ने संकेत दिया कि 1970 से तुर्की की राजनीति इस छिपे नेटवर्क के इन्फ्लुएंस में रही थी। अमेरिका में भी डीप स्टेट का नाम कोई नया नहीं है। इसका बीज साल 1961 में बो दिया गया था, जब प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहोवर ने अपने विदाई भाषण में चेतावनी दी थी। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी सेना और बड़ी कंपनियों का वो गठजोड़ जो भविष्य में सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। उस वक्त किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 2 साल बाद 1963 में जब प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हुआ तो शक और डर दोनों गहराते चले गए। फिर साल 1979 में अमेरिकी कांग्रेस की इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने भी कहा कि हत्या में साजिश की संभावना है, जिसके बाद साल 2013 में गैलप सर्वे ने बताया कि लगभग 65 से 70% अमेरिकियों को सीआईए जैसी एजेंसियों पर भरोसा नहीं रहा। और फिर 2017 में जब जेएफके फाइल्स पब्लिक हुई तो यह सामने आया कि सीआईए उस वक्त उस व्यक्ति पर नजर रख रही थी जिसने कैनेडी की हत्या की थी। बस यहीं से डीप स्टेट का शब्द आम लोगों की जुबान पर आ गया, एक ऐसा गुप्त नेटवर्क जो सत्ता के पीछे से फैसले करता है। वहीं तुर्की में यह शब्द पहली बार पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ। वहां सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज का गठजोड़ सरकार को गिराने और उठाने का काम करता था। फिर धीरे धीरे यह शब्द दुनिया के बाकी देशों में भी फैल गया। इतना ही नहीं, साल 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि डीप स्टेट उनके खिलाफ काम कर रहा है। और तो और 2020 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ मिक मुल्वेनी ने भी इसकी पुष्टि की। पाकिस्तान में इमरान खान ने भी साल 2022 में अपनी सरकार के पतन को ऐसे ही एक गुप्त नेटवर्क की साजिश बताई। इजिप्ट में 2013 के तख्ता पलट के बाद सेना के लिए यही शब्द इस्तेमाल हुआ। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्लोवेकी शब्द यानी सेना और खुफिया अधिकारियों का वो गुट जो देश की लगभग 60% नीतियों को प्रभावित करता है का इस्तेमाल किया। भारत में भी मीडिया रिपोर्ट जैसे द वायर ने एनजीओ फंडिंग और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसी घटनाओं को डीप स्टेट से जोड़ने की कोशिश की। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और बाकी ग्लोबल रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों में भ्रष्टाचार ज्यादा है, जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश, वहां इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैसलों पर असरदार नेटवर्क, क्लाइंटलिज्म और राजनीतिक दखल का गहरा असर रहता है।
माना जाता है कि ऐसे देशों में कई नीतिगत फैसले इन छिपे नेटवर्क में इनडायरेक्ट फॉर्म से इन्फ्लुएंस होते हैं। हालांकि रिपोर्ट में कोई ठोस प्रतिशत नहीं दिया गया, लेकिन ये पैटर्न बार बार दिखता है, सत्ता के अंदर एक और सत्ता। अब सवाल उठता है कि इस नेटवर्क में आखिर कौन कौन शामिल है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार इसमें खुफिया एजेंसियां, सेना के सीनियर ऑफिसर और अरबों डॉलर की कंपनियां शामिल होती हैं। कुछ आर्टिकल्स में ब्लैक रॉक का नाम लिया गया, जो 10 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति संभालती है, यानी भारत की जीडीपी से भी दुगना। ये कंपनी एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है। इसके अलावा रॉथस्चाइल्ड फैमिली का नाम भी अक्सर इस थ्योरी में आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नेपोलियन के युद्धों को फंड किया था और आज भी उनकी संपत्ति ट्रिलियन डॉलर में आंकी जाती है। फोर्ब्स और ऑक्सफैम की रिपोर्ट ही बताती है कि दुनिया की 32 से 33, 32 to 43% संपत्ति सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। डीप स्टेट के सपोर्टर्स का मानना है कि यही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस नेटवर्क की सबसे बड़ी जड़ है। जब ताकत, पैसा और जानकारी एक छोटे समूह के हाथ में सिमट जाती है, तो लोकतंत्र सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह जाता है। इतिहास गवाह है कि कई घटनाओं को इस थ्योरी से जोड़ा गया है। जैसे 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक को हटाने के लिए CIA ने $1 मिलियन खर्च किए थे। वजह थी कि उन्होंने देश की तेल कंपनियों का नेशनलाइजेशन किया था। सन 1963 में कैनेडी की हत्या, 2003 में इराक युद्ध और 2011 में लीबिया में गद्दाफी का पतन। हर बार कहा गया कि पीछे कोई अदृश्य साजिश थी, पर अब भी ज्यादातर लोगों को इस पर यकीन नहीं था। भारत में भी कुछ घटनाएं हैं जो इसी रहस्यमयी डीप स्टेट पैटर्न पर गहराई से फिट बैठती नजर आती हैं। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को करीब $150 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। अचानक अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया पर यह चर्चा फैल गई कि क्या यह किसी अंतरराष्ट्रीय खेल की चाल थी। ठीक उसी समय नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के बाद जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। हजारों युवा सत्ता के खिलाफ साजिश का नारा लगाने लगे। भारत के पश्चिम बंगाल में भी लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार, घोटाले और राजनीतिक संघर्षों ने इनस्टेबिलिटी को और बढ़ाया। इसी दौरान मणिपुर में एक अमेरिकन नागरिक डेनियल स्टीफन को पकड़ा गया, जिस पर आरोप है कि उसने कुकी मिलिटेंट्स को ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी थी, वो भी उस वक्त जब स्टेट कम्युनल वायलेंस की आग में झुलस रहा था। यह घटना साफ इशारा करती है कि विदेशी ताकतें अब भारत जैसे देशों के मामले में भी खुलकर दखल देने लगी है। बांग्लादेश में भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया कि वो देश के स्ट्रेटेजिक सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपना सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है। उधर ऑस्ट्रिया के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर भारत का नक्शा तोड़कर एक्स इंडिया बनाने की अपील कर डाली। ये सारी घटनाएं किसी कोइंसिडेंस का नतीजा नहीं, बल्कि एक बड़े और संगठित अभियान की झलक देती है, जिसका मकसद भारत और दक्षिण एशिया को अनस्टेबल करना, युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काना और सरकारों को अंदर ही अंदर कमजोर करना है। लेकिन भारत कोई कमजोर कड़ी नहीं है। यहाँ की जनता, सेना और लोकतंत्र इतनी मजबूत नींव पर खड़े हैं कि कोई भी भारी ताकत हमारे देश को भीतर से नहीं तोड़ सकती। और ये सब यही खत्म नहीं हुआ। फिल्मों और मीडिया ने भी इस डीप स्टेट की थ्योरी को और गहराई देने का काम किया। साल 1968 में आई फिल्म एनिमी ऑफ द स्टेट्स में दिखाया गया था कि कैसे सरकार अपने ही नागरिकों की निगरानी और जासूसी करती है। फिर 2013 में जब एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिका की NSA की असली जासूसी का खुलासा किया, तो लोगों को लगा कि शायद फिल्म में महज कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई का आईना थी। वहीं होमलैंड जैसी मशहूर सीरीज की कहानी 1976 की चर्च कमेटी रिपोर्ट से इंस्पायर्ड थी, जिसमें सामने आया था कि अमेरिकी एजेंसियों ने करीब 92%, 92% नागरिक संगठनों में गुप्त रूप से घुसपैठ की थी। शायद यही वजह है कि आज डीप स्टेट शब्द सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक आम सोच बन चुकी है। वैसे अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो हर बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी एक जैसी लगती है। पहले डीप स्टेट एक डेमोक्रेटिक देश को चुनता है जो अमेरिकन इंटरेस्ट का नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट की सोचने लगता है। फिर एक विलन बनाता है जिसे लोग डिक्टेटर कहने लगते हैं। फिर कोई एक गलती होती है जिससे प्रोटेस्ट की चिंगारी भड़कती है, एक ट्रिगर होता है और ये प्रोटेस्ट वायलेंट बन जाते हैं, जिसके बाद सरकार गिर जाती है। और ये सारे पैटर्न CIA और डीप स्टेट की प्लेबुक से मेल खाते हैं। क्या होता है डीप स्टेट? डीप स्टेट यानी एक सीक्रेट ग्रुप जो दुनिया के इवेंट्स को कंट्रोल करता है, किस देश में किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए जरूरी है और कौन नहीं, कहां डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कहां डिक्टेटरशिप, ये सब डीप स्टेट डिजाइन करता है। और अगर आपको लगता है कि ये सब कल्पना है, तो जुलाई 2024 की घटना याद कीजिए।
जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। उस समय वो राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में काफी पीछे थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने जेडी वैंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार घोषित किया। वही जेडी वैंस जो नेवर ट्रंप कैंप में थे, लेकिन जिनका सीधा संबंध था पेपल माफिया और पैलेंटीर जैसी कंपनियों से। पैलेंटीर एक ऐसी कंपनी जिसने 9/11 के बाद CIA और NSA के लिए गौतम नामक सिस्टम बनाया। ये सॉफ्टवेयर किसी भी व्यक्ति के कॉल रिकॉर्ड्स, मेडिकल फाइल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, बायोमेट्रिक डेटा, फेस रिकॉग्निशन और यहां तक कि कार की नंबर प्लेट तक ट्रैक कर सकता है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसीज आज इसी सिस्टम पर निर्भर है। यानी अब हर नागरिक सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन चुका है। पीटर थिल जो पैलेंटीर के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा था अगर हमारे पास सही डेटा होगा तो हम आतंकवाद की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या डेटा सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर हम सबकी जिंदगी एक अदृश्य सर्विलांस स्टेट में तब्दील हो चुकी है? क्योंकि आज जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, कहीं ना कहीं कोई इसे रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर डीप स्टेट वाकई में मौजूद है तो वो न केवल ये जानता है कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि ये भी कि आप क्या सोचते हैं। तो फैसला आपका है, क्या डीप स्टेट सिर्फ एक कल्पना है या सचमुच हमारे लोकतंत्र के भीतर बैठा हुआ वह अदृश्य हाथ जो ये तय करता है कि कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा और कौन मिटा दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी सच और झूठ की लकीर वाकई धुंधली पड़ जाती है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हमें अब इससे और सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसा कोई भी सेशन जिसमें मैं वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूं, देन प्लीज फील फ्री टू राइट अ कमेंट ऑन दैट टू। टिल देन मुलाकात होगी आपसे अगले मुद्दे पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहिए और अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू।